हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी दैट इज़ A to Z केमिस्ट्री। स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम क्लास 11th की सीरीज़ में स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे थे। तो क्लास 11th वाले बच्चों ने काफ़ी डिमांड करी थी, तब हमने ये सीरीज़ स्टार्ट करी थी। तो इसमें हम 2 या 3 वीडियोज़ आई थिंक कर चुके हैं। तो आज नेक्स्ट टॉपिक, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टार्ट। हमने लास्ट क्लास में किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। आज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की लिमिटेशन। इसी के बेस पे हमारा एक टॉपिक बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने ये तो बता दिया था कि रेडिएशंस के रूप में कोई भी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, बट उसने क्या क्या नहीं बताया था। ही डिडंट टेल अबाउट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कोई एक कंसेप्ट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव थ्योरी में नहीं बताया गया था। तो ये इसका क्या बन गया, लिमिटेशन बन गई। सेकेंड, इसने फोटो इलेक्ट्रिक नाम के इफ़ेक्ट के बारे में भी कुछ नहीं बताया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट ये भी इसकी लिमिटेशन बन गई। थर्ड, इसने स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बताया था, स्पेक्ट्रा ऑफ सोर्सेस, ठीक है। फोर्थ, इसने इसने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा के बारे में भी नहीं बताया था। बहुत सारी इसकी कमियां थी, जिस वजह से ये कमियां ही इसके हमने अब इन तीनों चारों टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को डिस्क्राइब करने में असफल रही थी, फेल हो गई थी, इसलिए ये इसकी क्या बन गई, लिमिटेशन बन गई। फेल तो हुई तब जब वो स्टार्ट करती, उसने स्टार्ट ही नहीं करा था। ब्लैक बॉडी नाम का कोई भी कंसेप्ट उसने नहीं बताया था, जबकि और साइंटिस्ट जो थे वो ब्लैक बॉडी पे काम कर रहे थे। तो अदर साइंटिस्ट ब्लैक बॉडी पे काम कर रहे थे, तो जो इसका कंसेप्ट देखा गया उसमें ब्लैक बॉडी का कहीं जिक्र ही नहीं किया गया। तो क्वेश्चन मार्क आ गया कि ये ब्लैक बॉडी नामक चीज़ क्या है और इसके बारे में तुम क्यों नहीं बता रहे हो। तो ये इसकी क्या बन गई, लिमिटेशन बन गई। सेकेंडली, इसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अदर साइंटिस्ट जो थे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे वर्क कर रहे थे, जबकि इसने फोटो इलेक्ट्रिक नाम का मतलब ही नहीं बताया या फोटो इलेक्ट्रिक को कुछ उठाया ही नहीं। तो ऐसे ही स्पेक्ट्रा के बारे में भी नहीं बताया, ऐसे ही हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा के बारे में भी नहीं बताया। जो बातें उसने नहीं बताई वो उसकी क्या बन गई, लिमिटेशंस बन गई, ठीक है। तो एक एक करके इन लिमिटेशंस को आज स्टार्ट करते हैं। मेरी कोशिश रहेगी आज की क्लास में इन लिमिटेशंस को ख़त्म कर दिया जाए। अब आपसे लिमिटेशन के रूप में कोई नहीं पूछता, तुमसे सिर्फ इतना पूछेंगे, व्हाट आर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, व्हाट आर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट आर स्पेक्ट्रा। ये सारे अलग अलग टॉपिक्स निकल के अब सामने आए। तो सबसे पहला टॉपिक है मेरे पास आज का ब्लैक बॉडी। अब ये तो पता लग गया ना ये टॉपिक कहाँ से आया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसीलिए इसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, सबसे पहले मैं हर बार की तरह बताती हूँ, नाम को पढ़ने की समझ किया करो। ब्लैक बॉडी क्या होती है, अ बॉडी, एक ऐसा सब्सटेंस विच इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर। ऐसा सब्सटेंस जो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर भी होता है और बहुत ही अच्छा क्या होता है, एमिटर भी होता है। किस चीज़ का, एमिटर ऑफ रेडिएशंस या वेव्स। जितनी भी वेव्स होती हैं, जितनी भी रेडिएशंस होती हैं, उन सब को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर सकता है और उसको एमिट भी कर सकता है। ऐसा सब्सटेंस क्या कहलाता है, ब्लैक बॉडी कहलाता है। अब ब्लैक बॉडी से निकलने वाली, मैंने कहा जैसे ये आपके पास एक आयरन का बार है, इट इज़ एन आयरन बार, लोहे का टुकड़ा। इसको जब आप गर्म करते हैं तो ये सबसे पहले रेड कलर की तरह रेड कलर देता है, फिर उसके बाद इसको हीट किया जाता है, ये येलो कलर देता है, फिर उसके बाद अगर इसको हीट किया जाता है तो ये वाइट एंड देन ग्लो विद ब्लू लाइट, ब्लूइश लाइट, ग्लो करता है ब्लू की तरह। पहले रेड, फिर येलो, फिर वाइट एंड देन ब्लू। ये है परफेक्ट एब्जॉर्बर। जो आयरन का बार होता है वो बहुत अच्छा रेडिएशन, तुमने देखा होगा कि जो लोहे का टुकड़ा बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो रेडिएशंस को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी कर सकता है, बहुत जल्दी एमिट भी कर सकता है। तुम कहोगे मैडम ठंडा तो जल्दी नहीं होगा, पर धीरे धीरे हो जाएगा। तो परफेक्ट है, परफेक्ट एब्जॉर्ब कर सकता है, जितनी रेडिएशन वो एब्जॉर्ब है उतनी ही रेडिएशन वो एमिट भी कर सकता है। डन। तो परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमिटर, ये होता है ब्लैक बॉडी। अब इसमें से जो रेज निकल रही है ना, द रेज कमिंग फ्रॉम ब्लैक बॉडी से निकलने वाली रेज इज कॉल्ड क्या,
ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसमें से निकलने वाली रेज क्या कहलाती हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये टॉपिक है जी ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, 1 नंबर में सिर्फ 1 मार्क में पूछा जा सकता है, 1 मार्क के लिए, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा कंसेप्ट नहीं है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है, ये रब कर दूँ, उसके बाद है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकंड कंसेप्ट बनता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है ये जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्या कहता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है आपने कोई भी एक मेटल का सरफेस लिया, कोई भी हमने एक मेटल का सरफेस ले लिया, इट इज़ द सरफेस ऑफ मेटल, सरफेस ऑफ मेटल। इसके ऊपर बाहर से कोई रे आ रही है, बाहर से आने वाली रे को हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इनकमिंग रे बोलते हैं ना, या इंसिडेंट रे बोलते हैं। इसको आप इंसिडेंट रे भी बोल सकते हो, इसी को आप इनकमिंग रे भी बोल सकते हो। इनकमिंग कॉल्स आती हैं फ़ोन के अंदर, मतलब जो आ रही हैं, जो बाहर से आ रही हैं, दैट आर कॉल्ड इनकमिंग। इनकमिंग, कमिंग हो जाना, अंदर की तरफ आना। तो कहते हैं इसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है जिसे कहेंगे न्यू नोट। ये न्यू नोट क्या है अभी बताऊंगी। जब ये मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इफेक्ट है जो किस चीज़ के बारे में बताता है? ये बताता है कि जब भी कोई इनकमिंग रे, जब भी कोई इंसिडेंट रे मेटल के सरफेस के ऊपर टकराएगी तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेगी। अब इसके बारे में 1-2 बातें और बताते हैं। ये न्यू नोट क्या है? इस न्यू नोट को कहा जाता है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। कहता है द मिनिमम अमाउंट, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को करवाने के लिए जो कम से कम फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है इज़ नोन एज, उसे क्या कहते हैं? इज़ नोन एज न्यू नॉट, मतलब थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 नंबर का क्वेश्चन ये आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज़ थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम से कम फ्रीक्वेंसी जो ये कंसेप्ट करवाती है। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को करवाने के लिए जो कम से कम फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है वही कम से कम फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। अब हमने कहा मैडम क्या हो अगर मैं कोई इनकमिंग रे ले लूँ, अगर वो न्यू से छोटी हो जाए, मतलब इनकमिंग फ्रीक्वेंसी आपके पास मान लो न्यू नोट थी, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी वो कम से कम एनर्जी है। अगर आप थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम की एनर्जी ले लेते हो, पॉइंट टू बी नोटेड, नोट कर लेना इस बात को, देन नो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे। मेरी बात समझ में आई? और अगर आप न्यू नोट से ज़्यादा का ले लेते हो तब जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिट, उनके विद काइनेटिक एनर्जी, इनके साथ एनर्जी भी ऑब्जर्व करी गई, काइनेटिक एनर्जी जो किसके इक्वल होती है? ½ mv²। बताती हूँ ये 2 केस बनते हैं। सबसे पहले होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप लिखोगे कैसे? व्हेन एन इनकमिंग रे पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ मेटल, जब भी कोई इनकमिंग रे मेटल के सरफेस से टकराती है, देन इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? इजेक्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर, तो जब ऐसा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? इजेक्ट हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड से कम हो जाती है तो ध्यान रखना 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे मिल सकता है कि अगर थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी आपके पास हो तो वो क्या कहलाती है? तब उस टाइम पे क्या होगा? तब उस टाइम पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। जबकि दूसरी तरफ केस है कि थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की इनकमिंग फ्रीक्वेंसी हो, तब क्या होगा? कहता है इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, पहले भी निकल रहे थे, अब भी निकल रहे हैं, बट उस टाइम पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी जा रही है, एनर्जी जो ऑब्जर्व की जा रही है इज विद द काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। अब ये सेकंड कंसेप्ट को अच्छे से करते हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जब भी कोई थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ सरफेस बाहर निकालेगी, देन द इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
स्क्रीनशॉट। अब सुनिए आगे, हमने कहा था 2 केस बना दिए थे, सेकंड केस को मैं दोबारा बता रही हूँ। अगर न्यू नोट से ज़्यादा तो एच न्यू, हम यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात कर रहे हैं। एच मैंने यहाँ पे दोनों साइड क्या कर दिया, दोनों साइड हमने एक सेकेंड, एच से मल्टीप्लाई कर दिया। एच यहाँ पे, एच यहाँ पे, ये एच क्या है, एच न्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच न्यू नोट। एच न्यू नोट क्या है, हेयर एच न्यू नोट इज द वर्क फंक्शन। यहाँ पे ये एच न्यू नोट क्या है, वर्क फंक्शन। ये वो कम से कम एनर्जी है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को करवाने के लिए चाहिए। इट इज द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्ट। इस इफेक्ट को करवाने के लिए जो कम से कम एनर्जी की ज़रूरत है वो क्या कहलाती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को करवाने वाली एनर्जी, वर्क फंक्शन। ठीक है, तो ये थी वर्क फंक्शन। अब यहाँ पे देखो, अभी हमने कहा था कि जब न्यू की वैल्यू न्यू नोट ज़्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे विद काइनेटिक एनर्जी। तो एच न्यू इज़ ग्रेटर देन, अगर एच न्यू में से एच न्यू नोट को माइनस कर दोगे तो याद रखना वो कितने एनर्जी के साथ निकल रहा है, हाफ स्क्वायर। तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये एच न्यू नॉट अभी आपने कहा वर्क फंक्शन है, तो एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। एच न्यू इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये इतना डिटेल में आपसे कोई पूछेगा नहीं, जस्ट वैसे ही मैंने बता दिया। अगर आप यहाँ तक भी ये केस कर जाते हो दैट इज़ इनफ। ठीक है, ये केस हैं, 2 केस लगते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। पहला केस हमने पहले कर लिया था, अगर न्यू नोट से छोटा हो जाता है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। और अगर सेकंड केस कहता है अगर न्यू नोट से बड़ा हो जाता है तो क्या होगा, तब ये चीज़ें ऑब्जर्व की गई। दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डन, फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद है, रब कर रही हूँ मैं इसको, उसके बाद है हमारा स्पेक्ट्रा का टॉपिक। स्पेक्ट्रा को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन। तो थर्ड टॉपिक आज का बन रहा है स्पेक्ट्रा। उसके बाद करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। बस आज के क्लास में इतना ही। स्पेक्ट्रा होता क्या है, इट इज़ अ बैंड ऑफ कलर्स, डिफरेंट वेवलेंथ की बैंड क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रा कहलाता है। स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कहलाती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब आपके सिलेबस के अंदर स्पेक्ट्रा यहाँ पे 2 टाइप का है, एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 1.5 या 2 नंबर में इसका टारगेट रहता है एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का। आप बुक में से या कहीं से भी, मैं अभी बता दूंगी सारे, एक क्वेश्चन कर लेना स्टार मार्क करके, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर डिफरेंस देने हैं। ठीक है, एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है मेरे पास कौन सा, एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन का मतलब क्या होता है, एमिशन वर्ड बना है एमिशन वर्ड बना है एमिट से। एमिट का मतलब होता है बाहर निकलना, एमिट करना, कुछ भी बाहर निकालना। तो इनके अंदर बाहर निकल रहा है। एमिशन को भी 2 टाइप से क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहला है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, दूसरा है पास लाइन स्पेक्ट्रा। एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा तो वही है जो बचपन से लेके आज तक आपने पढ़ा है कि वाइट लाइट, सबसे पहले कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, व्हेन वाइट लाइट आ रही है किसी भी सोर्स के थ्रू, कमिंग फ्रॉम एनी सोर्स, पासिस थ्रू प्रिज्म। यही 9th-10th क्लास में पढ़ के आए थे, पासिस थ्रू प्रिज्म। जब भी कोई वाइट लाइट किसी भी सोर्स के थ्रू आती हुई, मैंने कहा ये कोई रेडिएशन
ये सनलाइट ग्लो कर रहा है, सन ग्लो कर रहा है, इसमें से वाइट लाइट आ रही है, हमने ये लगा दिया स्लिट। स्लिट का क्या काम होता है? सीधी सीधी लाइन को पास आने देना। इसको ये प्रिज्म से टकराया तो ये 7 कलर्स के बैंड के अंदर टूट गई। 1 2 3 3 4 5 6 7 VIBGYOR विबग्योर। तो वाइट लाइट जो होती है, वाइट लाइट, एक लाइट वाइट कलर्स कितनों के अंदर टूट गई? विबग्योर के अंदर टूट गई। ये लोअर क्लास में आप पढ़ के आए हो। विबग्योर इज द बैंड ऑफ 7 कलर्स जो कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है? नीचे से। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये कौन सा है? ये 7 कलर्स का बैंड है। और ये एक वॉयलेट कलर इज ऑलवेज कॉन्टिन्यू विद द इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, देन रेड। ये कलर्स को आप किसी भी एक कलर को आप आगे पीछे नहीं कर सकते। ये कलर की जो फॉर्म है ही रहेगी अगर ये फॉर्म कॉन्टिन्यूस रहेगी। इसीलिए इसको कह दिया, क्या नाम दिया इसको? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। कॉन्टिन्यूस का मतलब है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो व्हाइट लाइट को जब प्रिज्म से टकराया जाता है तो जो 10th क्लास में आपने स्पेक्ट्रा किया था, ये उसका क्या नाम था? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन कर दूँ अब उसके बाद बनता है एमिशन की ही सेकेंड टाइप, जिसमें आता है लाइन स्पेक्ट्रा। एमिशन की ही सेकेंड टाइप, लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा क्या है? आपने कोई भी एक बर्नर लिया या कोई कैंडल ले ली, कोई भी बर्नर ले लिया, इसके अंदर आपने एक सॉल्ट डाला। कौन सा सॉल्ट? NaCl, नमक डाल दिया। पिंच, एक मोमबत्ती जस रही है आपके घर में, आपने उसके अंदर क्या कर लिया? छोटा सा नमक डाल दिया, चुटकी भर। अब जो रेडिएशंस निकल रही हैं, ये लो, ये रेडिएशंस निकल रही हैं बहुत सारी, इसको स्लिट से पास करा दिया। स्लिट क्या काम करता है? जो फैली हुई रेडिएशन होती है उसको सिर्फ सीधी को पास आने देता है। अब जब ये सीधी वाली, इसको जब प्रिज्म से टकरा के देखा तो एक लाइट जो थी वो टूट रही थी 2 में। 7 कलर्स जो थे वो 7 वाली कहाँ थी? 7 वाली अब ख़त्म हो गई। जो ये NaCl के जब करा जाता है, इसको येलो लाइट बोलते हैं। ये जो बन जाती है येलो लाइट, आपने देखा होगा जब आप कैंडल को ग्लो करते हो, उसमें येलो कलर की एक अंदर का वाला जो पोर्शन होता है वो येलो कलर का होता है, बाहर वाला पोर्शन ब्लू से ऑरेंज का कलर का होता है। तो ये येलो कलर की फ्लेम में जब नमक को जलाया जाता है और इसको जब पास करवाया प्रिज्म से, तो 2 लाइट निकल के सामने आई। ये ब्राइट लाइट थी, इसकी फ्रीक्वेंसी थी 5890 आर्मस्ट्रॉन्ग, इसकी थी 5896 आर्मस्ट्रॉन्ग। इनके बीच का जो स्पेस है, इसे अंधेरा था यहाँ पे, इसे क्या कहा जाता है? डार्क स्पेस। मेरी बात समझ में आ रही है? वाइट लाइट नहीं है यहाँ पे, हेयर इट इज़ अ येलो लाइट। जब भी बर्नर में से आपने क्या कर दिया? बर्नर ले लिया या कैंडल ले ली, उसमें आपने सॉल्ट को डाला, तो जो लाइट निकल रही है उस लाइट को स्लिट से पास करवाते हुए आपने क्या कर दिया? प्रिज्म से पास करवाया। तो जब आपने प्रिज्म पे स्ट्राइक करवाया तो जो एक लाइट थी वो टूट रही है 2 में। एक थी, एक से क्या हो गई? 2 में। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, अलग अलग वेवलेंथ की। नीचे वाले की वेवलेंथ कितनी है? नीचे वाले की वेवलेंथ कितनी है? 5890 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है? 10⁻⁻10। ऊपर वाले की कितनी है? 5896 आर्मस्ट्रॉन्ग। दोनों ही येलो कलर की होती है। आप कहोगे मैडम दोनों की वेवलेंथ तो अलग अलग है, तो दोनों येलो कैसे होती है? अरे भाई, एक कलर के 12 शेड्स होती है। एक कलर बहुत सारे टाइप का होता है, येलो डार्क भी हो सकता है, येलो लाइट भी हो सकता है, उसकी दोनों की वेवलेंथ क्या है? अलग अलग है। 5890 आर्मस्ट्रॉन्ग, 5896, दोनों के बीच में जो स्पेस होगा उसे कहते हैं अंधेरा, डार्क स्पेस। ये है आपके पास लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, ये है आपके पास, लिख लोगे आई थिंक आप इसको अपनी लैंग्वेज में या बुक में से देख लेना लैंग्वेज, मेरा काम था समझाना, आप अपनी वर्डिंग में इसको बना सकते हो। सेकेंड स्पेक्ट्रा, सेकेंड है एमिशन। एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन तो हो गया ना, एब्जॉर्प्शन, सॉरी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखा जाए ना, ऊपर वाले दोनों का पार्ट है, समझ लो क्या कहता है। वाइट लाइट कमिंग फ्रॉम एनी सोर्स, वाइट लाइट किसी भी सोर्स के थ्रू आ रही है, वाइट लाइट आ रही है। वाइट लाइट को आपने एक इंस्ट्रूमेंट से इंस्ट्रूमेंट तो क्या, एक सॉल्यूशन से पास करवाया जिसके अंदर NaCl के वेपर्स बिठाए गए। पानी लिया, नमक लिया और उसको
बॉयल करवाना शुरू कर दिया, बॉयल करवाया तो इसके वेपर्स बन गए। अब जब ऐसी रेडिएशंस को वेपर्स में से पास कराया जाता है और फिर स्लेट में से पास करवा लिया, फिर स्लेट में से पास करा लिया, अब जब ये रेडिएशन इस प्रिज्म से टकराती है तब ये भी 2 लाइट में टूटती है। ध्यान दो इधर, वाइट लाइट, ये थी वाइट लाइट। वाइट लाइट आपको पता है बैंड ऑफ 7 कलर्स होती है, 7 में से यहाँ कितने पहुँचे कितने? 2 लाइट्स। ये जो लाइन है ये डार्क लाइन्स हैं, इनके बीच का जो स्पेस है उल्टा है इसके अंदर, इनके बीच का जो स्पेस है वो है ब्राइट स्पेस। डार्क लाइन्स हैं, डार्क लाइन्स कौन से कलर की होती है? डार्क तो ब्लैक होता है, ब्लैक कलर की है डार्क लाइन्स हैं। अब ये 7 थी, वाइट लाइट थी, वाइट लाइट जो 7 कलर्स की होती है, बीच में कौन आ गया? NaCl के वेपर या किसी एक सॉल्यूशन से पास करवाया गया, NaCl का गर्म सॉल्यूशन या NaCl के वेपर से पास करवाया गया। 7 थी, 7 में से प्रिज्म तक कितनी पहुंची? ओनली 2। बीच में 5 कौन खा गया? ये खा गया, एब्जॉर्ब कर गया, भूख लग रही थी उसको जी। 7 थी, वाइट लाइट में 7 होती हैं, आप सब जानते हो वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। 7 कलर्स में से सिर्फ और सिर्फ 2 लास्ट तक पहुंची, 5 कलर्स एब्जॉर्ब कर गया कौन? NaCl का सॉल्यूशन या NaCl के वेपर्स। दैट स्पेक्ट्रा इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, आप इसको अपनी वर्डिंग में बनाइएगा, लिखिएगा कि व्हेन व्हाइट लाइट इज पासेस थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड वाटर एंड द NaCl वेपर्स then passes through the prism, then the white light can split only into 2 lights. Here the 7 colors can absorb, here the 5 colors are absorbed by the solution. 7 होने थे, 7 में से पहुंचे कितने? सिर्फ 2 ही पहुंचे, 5 गए, गायब हो गए, एब्जॉर्ब कर गया। कौन एब्जॉर्ब कर गया? NaCl का सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर गया, इसीलिए एब्जॉर्ब कर गया, इसीलिए स्पेक्ट्रा का क्या नाम होता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। आई थिंक आप इसको अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो। और एक क्वेश्चन ये भी कर लेना जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, डिफरेंशिएट बिटवीन एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। कर लोगे? 2 नंबर का आता है मैक्सिमम 4 डिफरेंस। जब भी कोई 2 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें आपको 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन पॉइंट्स लिखने होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पेक्ट्रा। अब स्पेक्ट्रा एक और रह गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। ये भी बहुत आसान है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इंपॉर्टेंट भी है। किसने दिया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाले में तो वो फेल हो गया था, मैक्सवेल फेल हो गया था। अब उसके बाद आता है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, एक बार इस टॉपिक को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अभी के लिए मैं इस क्लास को ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन के साथ, जो रेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिएगा। +1 की सीरीज़ भी मैं जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है, आप देख रहे हो आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही है, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने बहुत बोला हुआ है, बहुत रिक्वेस्ट करी हुई है, और प्लीज़ कमेंट करके, लाइक करके इंस्पिरेशन देते रहिए, मोटिवेशन देते रहिए, क्योंकि जितना आप लोग कमेंट एंड लाइक करेंगे उस सबसे हमें एक मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो करते हैं इस क्लास को यहीं पे ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।